हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज की चर्चा में हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक-एक योजनाओं का विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ध्यान रखना, टॉपिक है हमारा कि केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं। इसके अंतर्गत ना हम आपको जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, उसके जो की टर्म है, जो प्रीलिम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, मेंस में आपको आंसर लिखने में आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सबको हम डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे इस सीरीज में। तो पहला है यहाँ पर को जो फर्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तराखंड महक क्रांति नीति, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात कर रखी है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर को पीएम स्वनिधि योजना, अभी इसका हाल ही में आपको ना 6 वर्ष इसके पूरे हो रखे हैं, तो इसको एक सरसरी निगाह से बस हमको खाली देखना है। तो चलिए इसमें हम आगे को अगर बढ़ते हैं, जिसको कहा जा रहा है आपका कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति। ध्यान रखना, अगर आप इकोनॉमिक सर्वे अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, आपके कई क्वेश्चन आपके मेंस के और प्रीलिम्स के ना आपकी हेल्प हो जाती है। तो ये आपका पिछला इकोनॉमी सर्वे और इस इकोनॉमी सर्वे में इसकी चर्चा ठीक-ठाक आपकी की गई है। तो सबसे पहले ना पहले इसके कुछ आपको मैं बेसिक एक बार बता देता हूँ, हालाँकि आपको पता होगा बट फिर भी एक बार बस फॉर्मेलिटी के तौर पे कि जिसे हम कह रहे हैं आपका उत्तराखंड महक नीति। इसकी अगर हम अवधि की बात करते हैं ना, अवधि आपकी 2026 से लेकर कहीं न कहीं 36 तक, अर्थात 10 वर्ष की अवधि इसकी निर्धारित अभी की गई है, ठीक है। और प्रमुख संस्थान या नोडल कह लीजिए इसको, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स, ये आपका यानी कि CAP पड़ेगा कहाँ आपका, तो सेलाकुई, देहरादून। अच्छा, साथ ही साथ इसमें ये आपको पता होगा कि 7 एरोमा वैली का विकास की बात कही गई है प्रथम चरण के अंतर्गत। ठीक, ये मैं प्रीलिम्स के बस फैक्ट बता रहा हूँ, मेंस वाले मुद्दे पे बस अभी आते हैं। जैसे अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं यहाँ पर को, तो लेमन ग्रास, अभी आगे इसका जिक्र हो रहा होगा, और पुदीना यानी कि मिंट वैली के रूप में इसको, और अगर चंपावत और नैनीताल को अगर यहाँ पर को लिया जाए तो इसमें आ रहा है आपका सिनेमन, जिसको कहा जाता है आपका दाल चीनी। वैसे ही अगर हम लेते हैं यहाँ पर को चमोली और अल्मोड़ा को अगर लेते हैं तो यहाँ विकसित किया जा रहा है आपका डेमस्क रोज, गुलाब। पिथौरागढ़ अगर लेते हैं तो यहाँ नाम आता है आपका तिमोर। ऐसे आपके और हैं, वो आगे हम आपको बता देंगे पूरा। और साथ ही साथ एक और फैक्ट के रूप में अगर हम यहाँ देखते हैं कि एरोमा पार्क कहाँ आपका बनाया जा रहा है, तो वो आपका बनाया जा रहा है काशीपुर में। एरोमा पार्क का उद्घाटन वहाँ पर को। इतने सारे फैक्ट अभी के लिए ठीक है। अगर आपको लग रहा है कुछ छूट रहा है तो अभी जो मैं आपको पूरा इसको डिटेल से करा रहा हूँ ना, उसमें आपका ये चीज़ें आपकी शामिल हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसको समझते हैं पहले कि जिसे कहा जा रहा है ना आपका कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति। समझिए जरा पहले इस बिंदु को कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति ना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ना कहीं वो एक कृषि नीति। ध्यान रखना, ये क्या है आपकी, तो एक कृषि नीति से आपकी क्या है वो संबंधित है आपका, जिसका उद्देश्य क्या है आपका ना, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो सुगंधित फसलों की खेती को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं किसानों की आय में क्या करना है, उसको वृद्धि करना है। अब यहाँ से ना एक बिंदु समझिए कि ये नीति तो लागू हो गई कि उत्तराखंड महक नीति हम जिसको बोले उत्तराखंड महक क्रांति नीति कह रहे हैं। अब एक बात ये बताइए ना कि आखिर इसको लागू करने की या इस नीति को लाने की जरूरत सरकार को पड़ क्यों रही है, तो कहीं ना हम उत्तराखंड में अगर देखते हैं ना तो पारंपरिक खेती में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कुछ समस्याएं लिखता हूँ, जैसे पहला समस्या आपका हो जाएगा कि जंगली जानवरों से फसलों को क्या हो रहा है आपका नुकसान। साथ ही साथ दूसरा अगर मैं समस्या लिखता हूँ तो वर्षा आधारित कृषि। इसका मतलब समझ लें कि वर्षा आधारित, ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से डीपली इसको समझेंगे। वर्षा आधारित, क्योंकि वर्षा का पैटर्न कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। जब बारिश होना चाहिए तो उस समय कहीं ना कहीं धूप या सूखे की स्थितियां पड़ रही है, और जिस समय आपका धूप की स्थिति बन रही है उस समय बारिश आपका आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मौसम में चेंज आ रहा है, समझेंगे हम इस तरीके को। और क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपका आएगा छोटे व या एवं बिखरे
हुए खेत, अर्थात उस खेत का आकार, या हम सीधे सीधे बोल जोत का आकार एक तरीके से क्या होना आपका, कम होना। समझेगा हम इसको, सीमांत खेत, बृहद बृहद खेत, मध्यम, आपका जोत का आकार क्या क्या होता है वो आगे के टॉपिक में हम इसको कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगला क्या आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं किसानों का पलायन। और क्या आ सकता है, तो सिंचाई की कमी भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, तो इन सब के समाधान हेतु तो गवर्नमेंट ने, आपकी राज्य सरकार ने क्या किया कि इस नीति को अपना लागू किया, जिसका नाम हम बोल रहे हैं आपका कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति, या सीधी नीति लिख लीजिए इसको। ठीक, इनके बचाव के लिए कहीं ना कहीं इस नीति को आपका लागू किया जा रहा है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा टॉपिक चल रहा है आपका। उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो एक तो हमने पीछे पढ़ लिया था आपका कि वो सुगंधित फसलों का बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं क्या करना है, उत्पादन करना है। और क्या उद्देश्य हो जाएगा, तो किसानों की आय में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर में हमको क्या करनी है, एक तरीके से वृद्धि करनी है। और क्या हो सकता है, तो पलायन, पलायनवादी प्रवृत्ति को क्या करना है, एक तरीके से कम करना है। साथ ही साथ उत्तराखंड को क्या करना है ना आपका, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरोमा उत्पाद ब्रांड बनाना है इसको। ठीक है, ध्यान रखना। और क्या हो सकता है इसमें, इस उद्देश्य के अंतर्गत, तो प्रसंस्करण, प्रसंस्करण का मतलब होता है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ब्रांडिंग एवं निर्यात, हम बात करेंगे अभी आगे चुनौतियों में। यानी कि प्रसंस्करण जिसको बोला जा रहा है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रांडिंग करना, और निर्यात को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना। इसके तहत आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के उस प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं पहचान मिलेगा। आगे बात करते हैं, अगर इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषताओं में अगर हम पहला लेते हैं, प्रथम चरण का लक्ष्य, तो इसमें ये आपका ना, ये इकोनॉमी सर्वे का ही डाटा है आपका। मैं अपने मन से कोई यहाँ पर कुछ चीज़ नहीं बता रहा। लगभग 23,000 हेक्टेयर, वैसे तो एक्चुअल में आपका 22,750 है, 23,000 लिख सकते हैं। ठीक है, इतने भूमि पर क्या हो ना आपका, सुगंधित फसलों की खेती आपकी की जानी है। इतने भूमि पर आपका सुगंधित फसलों की खेती होगी, जिससे आपका क्या होगा, तो कहीं ना कहीं 1 लाख किसानों को, लगभग की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना दोनों डाटा आपका लगभग में है। यहाँ पर टोटल वैसे डाटा आपका 91,000 की बात कर रहा है आपको। 1 लाख किसानों को इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, कि इसके अंतर्गत गवर्नमेंट सब्सिडी क्या क्या दे रही है, तो ध्यान रखना 1 हेक्टेयर तक अगर खेती है तो उस पर 80% क्या मिल रही है, सब्सिडी राज्य सरकार की तरफ से। दूसरा, 1 हेक्टेयर से अगर अधिक की खेती है तो उस पर कहीं ना कहीं 50% की क्या मिल रही है आपको, सब्सिडी मिल रही है। और लगभग इसमें जो नर्सरी अगर आप बनाते हैं, नर्सरी अगर स्थापना कर रहे हैं प्लांट के लिए, तो नर्सरी स्थापना में भी कहीं ना कहीं उस वित्तीय सहायता की बात गवर्नमेंट की तरफ से कही गई है। और साथ ही साथ किसानों को ना, किसानों को 3 लाख का ऋण बिना ब्याज के, बिना ब्याज के उपलब्ध कराने की भी बात इसमें आपको कही गई है। आगे चलते हैं इसके विशेषताओं में। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं यहाँ पर को, मूल्य श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला, वैल्यू चेन। तो यह नीति केवल ना, ध्यान रखना, खेती तक आपके सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत क्या है आपका, तो नर्सरी आपका बनाना हो जाएगा, नर्सरी स्थापना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें शामिल आपका, तो पैकेजिंग आपका शामिल हो जाएगा। और आपका इसमें क्या शामिल है आपका, तो उसकी ब्रांडिंग शामिल है। साथ ही साथ इसमें और क्या शामिल है, तो विपणन और निर्यात, विपणन और निर्यात को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा आपका, दिया जाएगा आपका। अब बात करते हैं अगर अरोमा वैली की अवधारणा,
तो ध्यान रखना, इस नीति के तहत ना विभिन्न जिलों में ना अरोमा वैली विकसित किए जाएंगे। हमने पीछे आपको लिस्ट एक छोटा सा बता रखा था, जैसे मैं दोबारा क्या लिखूं इसको, हरिद्वार में आपका लेमन ग्रास मिंट वैली है, चंपावत नैनीताल में आपका दालचीनी है, उधम सिंह नगर में आपका मिंट वैली है, आपका पौड़ी में आपका लेमन ग्रास है, पिथौरागढ़ में आपका तिमुर है। ठीक है, यही चीज़ें आपका इसके अंतर्गत। तो और साथ ही साथ ना, एक तो गया कि अरोमा वैली विकसित की जा रही है, साथ ही साथ इसमें अगर बात करते हैं ना, एक शब्द आ रखा है कि सैटेलाइट। इकोनॉमी सर्वे में आपका शब्द आ रहा है, इकोनॉमी सर्वे में आपका कहा गया सैटेलाइट सेंटर की क्या की जा रही है, आपकी स्थापना की जा रही है। अच्छा, सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की जा रही है, इससे क्या होगा ना, तो कहीं ना कहीं किसानों को प्रशिक्षण देने की बात होगी इसके इसके तहत। और क्या होगा, तो उस पौधे की सामग्री की पूरी जानकारी, अर्थात उसका वृद्धि विकास किस तरीके से कितने चरणों में हो रहा है, उसका पूरा उसको जानकारी मिलेगा, इस क्या कहते हैं आपका सैटेलाइट सेंटर के तहत मिलेगा। साथ ही साथ नवाचार यानी कि तकनीकी सहायता भी आपकी इसके तहत क्या की जाएगी, उन किसानों को प्रदान किया जाएगा। आर्थिक अगर हम इसके प्रभाव की बात करते हैं, आर्थिक प्रभाव की अगर बात करते हैं यहाँ पर को, तो आर्थिक दृष्टि से ना यह नीति जो है ना, राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कुछ उदाहरण देता हूँ इकोनॉमी सर्वे के तहत ही आपका, जैसे वर्तमान अगर अरोमा क्षेत्र के कारोबार को देखते हैं, तो वर्तमान में जो इसका है आपका लगभग वो 100 करोड़ का है। तो इसको कहीं ना दशक में यानी कि 10 वर्षों बाद इस डाटा को कहीं ना कहीं 1100 करोड़ बनाने की बात आपकी कही गई है। साथ ही साथ 2.2 करोड़ मानव दिवस रोज, समझिए जरा चीज को मैं समझाता हूँ अभी आपको। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 2.2 करोड़ मानव दिवस रोजगार आपको इसके अंतर्गत उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, कहीं ना कहीं लोगों की ना आय में एक तरीके से क्या होगा, वृद्धि होगा। हम इसको जोड़ेंगे ना, जब मैं आपको मनरेगा पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम अब क्या हो गया आपका जी राम जी योजना करके। ठीक है, तो उसमें उसके प्रावधानों को मैं लिंक जब कराऊंगा, तो इस बिंदु को भी मैं वहां पर को आपका शामिल करूंगा। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। फिर साथ ही साथ इसमें बोला गया आपको कि लगभग वो 450 से 500 छोटे प्रसंस्करण इकाइयों की आपकी क्या होगी, स्थापना होगी, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट आपकी लगाई जाएगी। और क्या बोला है, तो लगभग जो 1 लाख आपके जो किसान है, उससे जो मैंने यहीं पर को बता दिया आपको, उनकी आय में क्या होगा, इससे आपका वृद्धि होगा। तो ये आपका टर्म जो आपका आ जाएगा इकोनॉमी यानी कि आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, पर्यावरणीय प्रभाव की अगर बात करते हैं, तो पर्यावरणीय प्रभाव में सबसे पहले तो हम बात करते हैं ना, तो बंजर भूमि का एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका उपयोग होगा। साथ ही साथ मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण को बल मिलेगा। और क्या होगा, तो कार्बन का एक तरीके से क्या होगा, आपका अवशोषण होगा इसके तहत। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में समझेंगे इस चीज को। साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव क्या होगा, इससे कम होगा। और आपका क्या होगा, तो उस जैव विविधता संरक्षण को क्या मिलेगी, एक तरीके से मजबूती प्राप्त होगी। साथ ही साथ ना इस बिंदु को भी ध्यान रखिएगा कि जो सुगंधित फसल होते हैं ना कहीं जंगली जानवरों द्वारा ना कम नुकसान पहुंचाई जाती है। तो इससे क्या होगा ना आपका, कि उस मानव वन्यजीव संघर्ष में भी एक तरीके से क्या होगा, आपका कमी देखने को मिलेगा आपका इसके तहत। सामाजिक अगर हम बात करते हैं यहाँ पर को, सामाजिक महत्व की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके तहत आपका क्या हो रहा है, तो महिलाओं और स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, तो इनको क्या हो रहा है, एक तरीके से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण युवा है, ग्रामीण जो युवा है, उनको भी कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है, एक तरीके से स्थानीय रोजगार की एक तरीके से क्या हो रही है, आपकी प्राप्ति हो रही है। और क्या लिख सकते हैं, तो स्वरोजगार, स्वरोजगार पर आपका क्या हो रहा है, आपको बल प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ सामाजिक महत्व में पलायनवादी प्रवृत्ति एक तरीके से क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। अच्छा, ध्यान रखना ये नीति है, तो नीति में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर को कुछ चुनौतियां भी होंगी विद्यमान। समझते जरा उन चुनौतियों को, कि जैसा पहला अगर मैं चुनौती की बात करूं, तो किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता। ठीक, क्योंकि किसान भाई इस टेक्निक को जान रहे, तो कहीं ना कहीं उसको तकनीक आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। और उसी तकनीक को हम जाने थे आपका, ये क्या कहते हैं, आपका सैटेलाइट सेंटर के रूप में हम उसको जान रहे थे आपका। फिर अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो प्रसंस्करण एवं विपणन, इनका क्या करना पड़ेगा आपको, इस संरचना का विस्तार करना पड़ेगा। और क्या लिख सकते, मतलब इनका विस्तार करना पड़ेगा। साथ ही साथ निर्यात के, क्योंकि हमने बोला था कि निर्यात पर बल देना है, तो निर्यात के लिए गुणवत्ता, निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों का
मानकों का पालन करना। ये नहीं कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट बना दिया और आप उसको बेचना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता आपको जांच करनी पड़ेगी। और साथ ही सबसे लास्ट में इसमें लिख सकते हैं कि छोटे किसानों तक उस नीति का प्रभावी क्रियान्वयन आपका क्या होना चाहिए, एक तरीके से छोटे किसानों तक आखिर इस मतलब पहल को आपको एक तरीके से उसको पहुंचाया जाना चाहिए आपका। अंत में अगर आप ये बोल सकते हैं इसमें कि महक क्रांति नीति उत्तराखंड की कृषि को कहीं ना कहीं पारंपरिक मॉडल से उच्च मूल्य आधारित कृषि की ओर कहीं ना कहीं ले जा रही है, जिससे कि क्या होगा, आपको किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण रोजगार सृजन होगा, पलायन रोकने में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से काम करेगा। तो और साथ ही साथ में ये लिख सकते हैं कि यदि प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात तंत्र को सुदृढ़ कर दिया जाए तो यह नीति उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक रूप में क्या होगा, एक तरीके से आपका गेम चेंजर आपका सिद्ध हो सकता है आपका। इन्हीं बिंदुओं को आपका यहाँ पर को मेंशन कर रखा है, जिसको कहा जा रहा था आपका महक क्रांति नीति। यही चीज़ें इसके अंतर्गत आपका जो मैंने बता रखा है, डेटा बिल्कुल वहाँ पर को सेम है। जैसे क्षेत्र आपका चमोली अल्मोड़ा में आपका दमिश्क गुलाब की बात कर रहा, पिथौरागढ़ में आपका तैमूर की बात कर रहा था, नैनीताल में आपका चंपावत, नैनीताल चंपावत में दालचीनी की बात कर रहा था। ठीक, इसी में आपका हमने मेंस का क्वेश्चन लगा रखा आपका कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ध्यान रखना, आलोचनात्मक यानी कि आपको पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना, और कहीं ना आपको अपना सुझाव भी देना है। ये ध्यान रख के चलेगा कि आप बिना सुझाव दिए ना कुछ क्वेश्चन को लिख नहीं सकते हैं। और जब भी आप सुझाव देंगे इस क्वेश्चन के लिए खासकर, इसमें ना आप हाउस ऑफ हिमालय की बात जरूर करना। मैं आगे आपको इसको लिंक कराना सिखाऊंगा कैसे इसको ऐड करना उसमें। अच्छा देखो, इसके तहत ना हमने कुछ यहाँ पर को प्रश्न लगा रखे हैं, जैसे उत्तराखंड महक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको सत्य कथन बताना है। कह रहा है कि इस नीति को राज्य में 2026 से 2036 तक 10 वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इसका उद्देश्य राज्य में सुगंधित फसलों के मूल्य संवर्धन और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, ये बात भी एकदम ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इसके प्रथम चरण में लगभग 50,000 हेक्टेयर सुगंधित फसलों के अंतर्गत कवर किया जाना है। तो 50,000 लगभग वो कितना था आपका, 23,000 की हम लोग बात कर रहे थे, 22,750 कुछ ऐसा ही है। तो ये आपका गलत हो रहा है, 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर डेटा में लिख रखा है 22,750। तो महक क्रांति नीति 26-36 के तहत एरोमा वैली और सैटेलाइट सेंटर कितने आपके बनाए जा रहे हैं, तो एरोमा वैली आपकी कितनी थी, 7, और 6 आपके क्या है यहाँ पर को सैटेलाइट सेंटर है। मिलान करना है, इजी ये क्वेश्चन आपका ही हो जाएगा मिलान करने में, ठीक है। जिसमें हम बोल रहे हैं आपका तिमूर आपका जुड़ा किससे आपका, तो कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ से जुड़ रहा है। सिनेमन वैली की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका जुड़ा चंपावत और नैनीताल से आपका, और इसका हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। और अगर बात करते हैं मिंट वैली की हो जाएगी तो आपका सी का 1 हो जाएगा। डेमस्क हो गया आपका, यानी कि गुलाब की अगर बात करते हैं तो अल्मोड़ा और चमोली की बात कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन लगा रखा है इसमें कि उत्तराखंड महक क्रांति नीति के धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए कौन से आपके नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमने बताया था आपको कि CAP, ठीक है, सगंध पौधा केंद्र आपका हो गया एक तरफ से सेलाकुई देहरादून के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना इसको भी 6 वर्ष पूरे हो रखे हैं, बस एक थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझते हुए चलते हैं। पहले इसका कुछ मैं आपको बेसिक क्या, इसी में आप बेसिक ही दे देते इसका पहले कि शुरुआत हुई इस योजना की 1 जून 2020 को। अब समझिए कि उस समय हुआ क्या था, तो कहीं ना कहीं उस समय कोविड महामारी जिसे बोल रहे हैं उसका प्रसार हो रखा था, और लॉकडाउन इनकी स्थिति क्या है भारत के अंतर्गत, हमको भारत क्या पूरे विश्व के अंतर्गत नजर आती है। साथ ही साथ जो हम बोल रहे हैं आपका PM स्वनिधि योजना, बस यहाँ एक बिंदु जाना कि इसका भी विस्तार किया गया। मैं थोड़ा सा पुराने फैक्ट को पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर को कि इसका उद्देश्य क्या था ना। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्र में ना जो रेहड़ी पटरी वाले थे और फेरी वाले जो थे ना, या ठेले वाले, चाय वाले, इस टाइप का आप कह लीजिए ना, इनको क्या करना, एक तरीके से ऋण मुहैया कराना, यानी कि ऋण इनको क्या कराना, एक तरीके से आसान तरीके से प्रदान करना। और अगर हम इसके नोडल विभाग की बात करते हैं ना, नोडल विभाग की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका आता है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नोडल विभाग के अंदर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया। और इसका ना कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व तो किसको दिया, तो वो दिया गया था आपका सिडबी को दिया गया था आपका, यानी कि भारतीय लघु उद्योग विभाग बैंक को इसकी निगरानी का आपको मतलब क्रियान्वयन का आपको भार इसका सौंपा गया था।
तो जिसको हम कह रहे हैं ना, अगर पृष्ठभूमि के रूप में मैंने बताया कि उस समय कोविड का आपका था और लॉकडाउन, तो कहीं ना कहीं दरअसल कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन से ना लाखों स्ट्रीट वेंडर की आजीविका कहीं न कहीं एक तरीके से क्या हो रही थी आपकी, प्रभावित हो रही थी। जिसको हम बोले ना आपका पीएम स्वनिधि योजना। ये है आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर निधि, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अगले पेज में जाते हैं कि बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन से कहीं न कहीं लाखों स्ट्रीट वेंडर की आजीविका एक तरीके से क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी, जिसके तहत सरकार ने एक समाधान के रूप में इस योजना को लाया, जिसमें क्या हुआ, आपको उस वर्ग को आसान ऋण मिल सके और क्या हो, तो कहीं न कहीं डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिल सके। साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि उस वर्ग को, यानी कि वित्तीय समावेशन, अगला टॉपिक मैं इसको बहुत जल्द आपको कराऊंगा, वित्तीय समावेशन का। वित्तीय समावेशन से क्या किया जा सके, इनको जोड़ा जा सके। अगर योजना के उद्देश्य की बात करते हैं तो यही हो जाएगा आपका कि स्ट्रीट वेंडरों को आपका सस्ता लोन उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ डिजिटल भुगतान आपका बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ एक बिंदु यहाँ पर को आता है कि वेंडर जितने भी है ना, वेंडरों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। इकोनॉमी जब मैं पढ़ाऊंगा तब इस शब्द को आपको लेके आऊंगा कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली कहते किसे, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती हैं, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत और क्या बोल सकते हैं उद्देश्य के अंतर्गत, तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा को कहीं ना कहीं इसमें बढ़ावा दे। मैंने जैसे पहले बताया था कि लाभार्थी वर्ग कौन था, रेहड़ी पटरी वाले थे, फेरी वाले थे, तो वो ठेले वाले, फल सब्जी वाले, ठीक है, इसके अंदर। और इसमें जो ऋण सुविधा की बात कही गई थी, जो लोन प्रोवाइड करने की बात, तो प्रथम ऋण वो था आपका 10,000 का था। फिर अगर दूसरी लोन की हम लोग बात करते हैं और फिर तीसरे लोन की, तो दूसरा वाला था आपका 20,000 का था और तीसरा वाला था आपका 50,000 का था। ध्यान रखना, दूसरा और तीसरा लोन आपको तब कंडीशन में मिला था जब आपने पहले लोन की किस्त आपने पूरा कर रखा हो। और इसका अगर हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी आपकी पीएम स्वनिधि योजना की, तो बिना गारंटी आपको क्या मिल रहा है, एक तरीके से लोन मिल रहा था, पहली कंडीशन आपकी, अर्थात आपको ना कोई कागज आगज गिरवी नहीं रखना था। साथ ही साथ ब्याज सब्सिडी, समझिए जरा इस चीज को, अर्थात ना कि अगर आप समय पर लोन चुका रहे हैं तो आपको ना 7%, ठीक है, वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में आपको सीधे आपके खाते में गवर्नमेंट की तरफ से आपको डाला जा रहा था। ये आपको सुविधाएं मिलेगी। साथ ही साथ डिजिटल भुगतान को कहीं ना कहीं इससे क्या मिल रहा था, आपका बढ़ावा मिल रहा था। साथ ही साथ एक और इसमें बिंदु आता है कि क्रेडिट स्कोर में सुधार। इसका मतलब समझिएगा, आजकल आप बैंक में जब लोन लेने जाते हो तो वहाँ पर ना आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है। इसका मतलब ये था ना कि अगर आपने अपने लोन का ना भुगतान अगर सही समय पर कर रखा है, तो ये तो छोटा अमाउंट दिख रहा है कि 10,000, 20,000 और 50,000, तो अब मान लीजिए कि उस वेंडर को ना कोई बड़ा लोन लेना है, तो अगर आपने लोन अपना सही टाइम पर चुका रखा तो आपका कहीं ना कहीं क्रेडिट स्कोर क्या होगा, आपका बेटर होगा, और आपको बड़े लोन के लिए वो एक तरीके से क्या होगा, इजिली आपको मिल जाएगा। ये तो आपकी पुरानी बातें थी। अब अगर हम बात करते हैं उस पीएम स्वनिधि योजना की, इसके सेकंड फेज के 2.0 की अगर बात करते हैं, तो ध्यान रखना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना का पुनर्गठन करते हुए इसे 31 मार्च 2030 तक क्या कर दिया, आपका एक्सटेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया है। साथ ही साथ अगर इसमें नए प्रावधानों की बात करते हैं तो 1.15 करोड़ लाभार्थियों को इसमें आपका शामिल किया, मतलब कवर किया जाएगा। साथ ही साथ 50 लाख नए लाभार्थियों को इसमें ऐड किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, तो यूपीआई से आपको इसमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी आपको प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ डिजिटल वित्तीय समावेशन, इसको क्या आपको एक तरीके से बढ़ावा मिलेगा। और इसमें अगर बजट में आपने देखा होगा, अगर इकोनॉमी सर्वे अगर इंडिया का आपने देखा होगा इसमें, तो 7,332 करोड़ की इसमें वित्त की बात की गई थी। इकोनॉमी सर्वे का डेटा हम अलग से आपको कवर करा देंगे इसके लिए। फिर अगर योजना का महत्व देखते हैं, योजना का महत्व ओवरऑल होगा आपका, तो अगर आर्थिक की बात करते हैं तो आर्थिक में आप क्या लिख सकते हैं, तो सूक्ष्म, क्योंकि छोटे उद्योगों के लिए सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है आपका। और क्या हो रहा है, आपका स्वरोजगार, स्वरोजगार से क्या हो रही है, आपकी आय में आपकी वृद्धि हो रही है। और क्या हो रहा है, छोटे
छोटे व्यापारियों को साहूकार पर निर्भरता से मुक्ति मिल रही, कहीं ना कहीं ध्यान रखना, साहूकार से निर्भरता पर मुक्ति। इस पॉइंट को मैंने आगे आपको पीछे आपको लिंक कराया था कि औपचारिक वित्तीय प्रणाली से कहीं ना कहीं उन वेंडर को क्या किया जा रहा है, आपका जोड़ा जा रहा है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर हम सामाजिक की, तो सामाजिक में आप क्या लिख सकते हैं, तो गरीब और कमजोर, गरीब और कमजोर वर्ग का क्या हो रहा है, एक तरीके से सशक्तिकरण हो रहा है। साथ ही साथ शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, इसको क्या मिली, एक तरीके से बढ़ोतरी मिली, यानी कि इसमें वृद्धि हो रही है। शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इकोनॉमी वाले टर्म में इजीली से इसको समझेंगे आपका। साथ ही साथ डिजिटल की अगर हम बात करें, डिजिटल अगर इसके महत्व की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि यूपीआई से आपको डिजिटल भुगतान को एक प्रोसेस मिल रहा है, और साथ ही साथ वित्तीय समावेशन को भी इससे क्या मिल रहा है, आपको एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है। चुनौतियों की अगर हम बात करें, चुनौतियां ना लगभग सभी स्कीमों में एक जैसी रहती है आपकी, अर्थात कि जो पात्र व्यक्ति होता है ना, उस तक योजना की पहुंच ही नहीं हो रही होती है आपकी, ठीक है। दूसरा कि जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उस डॉक्यूमेंट में यानी कि ना पहचान संबंधी भी काफ़ी सारी समस्या, क्योंकि जो वेंडर्स की हम बात करें, रेहड़ी पटरी जो ठेले वाले होते हैं, उनके पास ना उतने सारे ना कागज नहीं होते हैं कि वो बेचारे अपना उस प्रोसेस को आपको फॉलो करा पाए। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता, डिजिटल साक्षरता इसकी क्या है, कहीं ना कहीं भारत में कमी नजर हमको देखने को आती है। और साथ ही साथ ऋण वितरण में क्षेत्रीय असमानता, ये भी इसका एक प्रमुख आपका कारण हो जाता है आपका, ठीक है। फैक्ट के तौर पर अगर लास्ट में अगर हमें खाली मोटे तौर पे देख लें, तो कहीं ना कहीं पीएम स्वनिधि जिसे हम योजना कह रहे हैं, लागू कब हो रहा है आपका, तो 1 जून 2020 पर। नोडल एजेंसी के रूप में कौन है आपका, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है। कार्यान्वयन कौन कर रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं वो कार्यान्वयन का काम दिख रहा है आपका, शीट भी दिख रहा है। और 3 किस्तों में लोन है आपकी, 10,000 है आपका, 20,000 है, और कहीं ना कहीं आपका 50,000 का लोन मिल रहा है, ठीक है। सब्सिडी आपका 7% है, उसको छोड़ दीजिए खैर आप। और जो बाद में जो 2 पॉइंट अगर ओ की बात करते हैं स्वनिधि योजना की, तो वो आपका कहाँ तक बढ़ाएगा, 31 मार्च 2030 तक इसको आपको एक्सटेंड कर दिया गया आपका। कुल मिला के अंत में आपका ये जो हमने फैक्ट लिखा था पीएम स्वनिधि योजना का, तो ये आपका पूरा इसमें, इसको एक बार यहां से देख लीजिए। ठीक, योजना की पृष्ठभूमि की अगर हम लोग बात करें, तो कहीं ना कोविड महामारी, ठीक है। उद्देश्य की बात करते हैं तो इसमें स्ट्रीट वेंडर है, स्वरोजगार है, डिजिटल भुगतान की बात करेगा, वेंडर की अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने की इसमें बात कर रखा था। ऋण की बात करते हैं तो 10,000, 20,000 और 50,000, 20 और 50 तब मिलेगा जब आपने 10,000 का लोन आपको समय से आपने चुका रखा होगा, ठीक है। बिना गारंटी ऋण मिल रहा है आपको, ब्याज सब्सिडी मिल रहा है आपको, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिल रहा है, क्रेडिट स्कोर आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से बेटर हो रहा था। और 2.0 की अगर हम बात करें, तो इसको एक्सटेंड, बस यही आपको डेट याद रखना कि 31 मार्च 2030 तक इसको बढ़ाया गया है। इसमें लगभग 1.15 करोड़ लोगों को लक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 50 लाख लोगों को इसमें शामिल किया गया। यूपीआई की बात की गई है, वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की बात की गई। आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो छोटे उद्योगों को बढ़ावे की बात की गई है, स्वरोजगार में वृद्धि की बात की गई है, छोटे व्यापारियों के साहूकारों पर निर्भरता से मुक्ति की बात की गई है। सामाजिक महत्व देखते हैं तो गरीब और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण हो रहा है। और डिजिटल महत्व की बात करें तो यूपीआई का कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो रहा है, आपका विस्तार की यहाँ पर को बात कही गई है आपका। चुनौतियों की बात करते हैं तो वही जो हमने आपका बोल रखा था, लास्ट में आप ये कह सकते हैं कि यह योजना केवल ऋण की योजना नहीं थी, बल्कि यह शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में लाखों स्ट्रीट वेंडर को कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता से जोड़ने वाली एक क्या है, आपकी व्यापक पहल है। और यह योजना आपकी आत्मनिर्भर भारत और समावेशी शहरी विकास के लक्ष्यों में पूरा करने के लिए आपकी एक तरीके से क्या निभाती है, भूमिका निभाती है, ठीक है। तो हमने आप दो आपके एक तरीके से गवर्नमेंट की योजनाओं को आपका तैयार करा रखा है यहाँ पर को। एक है आपका उत्तराखंड की महक क्रांति नीति की बात कर रही थी इसमें, और साथ ही साथ एक पीएम स्वनिधि योजना की बात करी। आज के टॉपिक में हमने कवर किया था उत्तराखंड महक क्रांति नीति और पीएम स्वनिधि योजना। आगे के लेक्चर में हम इसी प्रकार से ना और आपके लिए केंद्र और राज्य सरकार की कुछ योजनाएं लेके आएंगे जो कि आपके एग्जाम के अंतर्गत ना महत्वपूर्ण होगी, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।